तो चीनू जी ना, जिंदगी ने आपको सबसे ज्यादा कब ठुकराया? वन ऑफ द वर्स्ट वॉज जब मैं घर से निकली थी। जब मैं घर छोड़ के निकली सिर्फ 15 साल की थी, सीधा रेलवे स्टेशन, ये सोच के कि यहाँ पे लोग रह सकते हैं। जिंदगी के बहुत सालों तक सिर्फ अपने खाने के लिए काम कर रही थी। पहली सक्सेस मेरे दिमाग में जो मुझे अपने आप को लगी कि मैं एम सक्सेसफुल, वो उस दिन था जब मैंने 3 टाइम का खाना खाया था। आपको आज लगता है कि रिग्रेट फील होता है कि यार मेरी लाइफ में ऐसा शायद मेरे पेरेंट्स साथ देते या फिर कुछ होता तो शायद मैं कुछ और होती? मैंने अपने कॉलेज में क्यों फन नहीं किया, मैं कॉलेज क्यों नहीं पहुंची, वो एक रिग्रेट, वो एक मिस, वो मेरे दिल में वो हर रोज होता है। मेरे लाइफ में सीधा आया कि यार खाना नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं है। मेरी जिंदगी इसलिए बनी है क्योंकि मैं जिद्दी हूँ। अगर जिद्दी नहीं होती तो शायद मैं यहाँ होती ही नहीं। तो चीनू जी ना, जिंदगी ने आपको सबसे ज्यादा कब ठुकराया? बहुत लेवल्स पर, बट वन ऑफ द वर्स्ट वॉज जब मैं घर से निकली थी। घर छोड़कर जब मैं गई तो एक्चुअली बचपन में भी इतनी प्रॉब्लम्स थी घर में, बिकॉज मैं अपनी स्टेप मॉम के साथ रहती थी। मेरी मॉम सऊदी अरेबिया में रहती थी। वो तब गई थी जब मैं सिर्फ 1 साल की थी। ओनली 1 ईयर? यस। तो मैं अपनी मॉम को हर साल सिर्फ 45 डेज के लिए मिलती थी। जब वो अपनी छुट्टी पे इंडिया आती थी, वो जॉब करती थी सऊदी अरेबिया में। Okay. जब वो, जैसे हम किसी रिलेटिव को मिलते हैं, मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी मॉम को उतना ही मिली हूँ जितना कोई भी अपने रिलेटिव्स को मिलता है। तो उस समय भी बहुत मुश्किल रहा टाइम कि अकेले हैं, कोई कुछ सिखाने वाला नहीं, कोई कुछ बताने वाला नहीं। उसके ऊपर से स्टेप मॉम थोड़ा ज़्यादा ही परेशान करती थी हमें। तो जब मैं घर छोड़ के निकली सिर्फ 15 साल की थी, सीधा रेलवे स्टेशन, ये सोच के कि बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये सोच के कि यहाँ पे लोग रह सकते हैं। क्योंकि मैंने लोगों को ऐसे सोते हुए देखा था ना, बैग वैग लेकर, तो मुझे लगा वहाँ पे रह सकते हैं। 2 दिन रही मैं वहाँ। हाँ, बस रोती रही, समझ नहीं आया क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बट उसके बाद जब मैंने बहुत लोगों से बात करी, जब मैं रोना थोड़ा कम हुआ, और उसके बाद बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि घर वापस चले जाओ। ऑब्वियसली 15 साल की लड़की को यही एडवाइस मिलेगी कि आप घर जाओ। बट मैं बहुत जिद्दी थी, और वो जिद हम उसके बारे में बात करेंगे। बट आज भी शायद जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो जिद है। मेरी जिंदगी इसलिए बनी है क्योंकि मैं जिद्दी हूँ। अगर जिद्दी नहीं होती तो शायद मैं यहाँ होती ही नहीं। तो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ, मतलब 15 साल की उम्र में घर छोड़ना? मतलब आई एम श्योर बहुत सारी जो ऑडियंस देख रही होगी उनके साथ भी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे, बट 15 साल में घर छोड़ना इट्स ए बिग डील। बट ऐसा क्या हो गया कि आपको घर छोड़ने की जरूरत पड़ी? नहीं, तो जैसे मैंने बताया कि मॉम नहीं थी साथ में, और डैड और स्टेप मॉम बहुत, घर में ना बहुत परेशानियां थी, और मुझे बस उससे भागना था। और फिर जब लड़ाई झगड़ा होता था घर में, तो डैड हमेशा कहते थे कि घर छोड़ के चले जाओ। हाँ। तो शायद, पता नहीं, वो शायद मीन करते भी थे या नहीं, शायद मैं एक रिबेल थी, तो बस घर छोड़ा और चले गए। पता नहीं कहाँ से 300 रुपए थे मेरे पास उस समय, तो वो भी काफ़ी बड़ी रकम थी। तो कहाँ से सेव थे, कैसे आए, याद नहीं मुझे। वो 300 रुपए थे, वो लिया। 2 जोड़ी कपड़े थे और एक चप्पल जो पहनी हुई थी, बस वो 3 चीज़ लेके एक प्लास्टिक की थैली लेकर घर छोड़ के चली गई थी मैं। तो उस टाइम तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, या फिर समझ में पता था आपको? नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा था। हाँ। क्योंकि एक सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि बच्चों को उस जमाने में, आज के ज़माने में शायद बच्चे ज़्यादा मतलब बच्चों को बताया जाता है, बच्चे समझदार भी है। उस ज़माने में तो कोई आपको ये बताता ही नहीं था ना कि आपके सर के ऊपर जो छत है उसका रेंट होता है। आपको जो खाना टेबल पे आता है उसके लिए हर महीने कोई काम करता है, ये बोला नहीं जाता था उस समय बच्चों को। तो मैं तो बस छोड़ के निकल गई, ये सोचिए सब कुछ अपने आप वो चल रही है दुनिया। और बाद में जब गई तो पता चला कि अपने आप तो नहीं चलता है कुछ भी, धक्के मारने पड़ते हैं अपने आप को, और धक्के खाने पड़ते हैं दुनिया से आगे बढ़ने के लिए। तो पहला कदम क्या था जब आप घर से निकल गए, जब आप रेलवे स्टेशन पे थे? पहला कदम तो बस 2 दिन तो बस बैठे रहे, रोते रहे। रेलवे स्टेशन पे आप बैठे थे और रो रहे थे? 2 दिन, और पूरे 2 दिन याद है मुझे। और उसके बाद जब मैंने बहुत कुछ लोगों से बात करी कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे कुछ काम चाहिए। कटिंग इट लिटिल शॉर्ट, कोई एक लेडी थी जिसने मुझे हेल्प किया, जिसने मुझे सिर्फ ये बताया डोर टू डोर सेल्स करके काम होता है। और उस ज़माने में डोर टू डोर सेल्स होते थे काफ़ी ज़्यादा। लोग ऐसे बैग वैग उठा के ना बेल बजा सकते थे आपके घर में। एंड उसमें क्या होता है, उसमें सैलरी नहीं होती है।
उसमें आप डेली जो आप अगर आप सेल करोगे तो आपको उसके पैसे मिलेंगे, बस वो होता था उसमें। लकीली मुझे उसने उसके बारे में बताया और दैट लेडी वाज नाइस काइंड। उसने मुझे एड्रेस भी दे दिया कि यहाँ जाओगे तो काम मिल जाएगा। मैं ऐसे 2 दिन से भूखी ऐसे आंसू वासू लेकर उस जगह पर पहुँच गई और मैंने बोला कि मुझे काम चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत छोटे हो, नहीं कर पाओगे, बहुत मना किया, बट लकीली उन्होंने मुझे, बिकॉज सैलरी तो थी नहीं, उनका भी कुछ जा नहीं रहा था काम देने में। उन्होंने कहा आप बेचोगे तो पैसा मिलेगा। बट नाउ मेरी हालत ऑलमोस्ट एक डेली वेजेस वाले बंदे जैसी हो गई थी, बिकॉज अगर मैंने बेचा तो मुझे पैसा मिलेगा, तो मैं खाना खाऊंगी। अगर नहीं बेचा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा और शायद मैं खाना, शायद क्या, मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। तो मैं एक जिंदगी के बहुत सालों तक सिर्फ अपने खाने के लिए काम कर रही थी। और मुझे याद है कि मुझे आज भी लगता है कि जो पहली सक्सेस मेरे दिमाग में जो मुझे अपने आप को लगी कि मैं एम सक्सेसफुल, वो उस दिन था जब मैंने 3 टाइम का खाना खाया था। तो वाह, रोलर कोस्टर राइड रही है लाइफ। तो 7th तक आपने स्कूलिंग करी है, 7th के बाद छोड़ना पड़ा। तो कौन सी मीडियम, हिंदी मीडियम स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था? इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो वहाँ पे आपको, जब आप ऑलरेडी आपकी मदर बाहर रहती थी और आप स्टेप मदर के साथ रहते थे, तो वो स्कूल में कोई ऐसे इंसिडेंट होते थे आपके साथ? स्कूल में तो उस समय यही होता था कि क्योंकि सारे बच्चे, सारी लड़कियां प्रिसाइजली, क्योंकि सारी लड़कियां अपनी मदर्स के साथ रहती थी, राइट, तो वो बहुत ही वेल नीट उनके बाल होते थे, उनके आउटफिट एकदम नीट, ऐसे प्रेस व्रेस होके एकदम नीट लोग अब स्कूल आते थे। हमारे तो कोई ध्यान देने वाला नहीं, कुछ नहीं। तो मैं तो अपने स्कूल की सबसे मेसी जो बच्चा होता है ना, जिसके ना बाल ठीक होते हैं, जिसकी ना ड्रेस आयरन होती है, मैं वो लड़की थी अपने स्कूल में। और लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे मेरा, बट समझ ही नहीं आती थी उस समय। तो आपको आज लगता है कि रिग्रेट फील होता है कि यार मेरी लाइफ में ऐसा शायद मेरे पेरेंट्स साथ देते, या फिर कुछ होता तो शायद मैं कुछ और होती? हाँ, शायद नहीं। ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होता है? मुझे लगता है कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में इतने हार्डशिप्स आए हैं। नहीं तो शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंट, शायद मैं ये जो मैं बनी हूँ वो नहीं होती। तो आपको ये ज़्यादा लाइफ अच्छी लग रही है, या फिर पेरेंट्स के साथ होते तो अच्छी लगती है? ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ होते तो ही अच्छी लगती। वो तो ड्रीम, देखो वो एक ड्रीम लाइफ है। मगर अगर आप मुझसे ये पूछो कि क्या मैं इस मुकाम पर तब भी पहुंचती अगर मैं वहां रहती और सब कुछ एकदम सिक्योर्ड हो रहा होता, शायद नहीं। तो अभी आपकी क्या थॉट प्रोसेस है? अभी आप क्या सोचते हो लाइफ को लेके? मुझे एक रिग्रेट जिंदगी में जो लगता है और हमेशा लगता है, वो मुझे डेली लगता है कि यार मेरा चाइल्डहुड जैसे सबका चाइल्डहुड होता है वैसे क्यों नहीं रहा। मैंने अपने कॉलेज में क्यों फन नहीं किया, मैं कॉलेज क्यों नहीं पहुंची, क्यों मेरी वो टीनेजर वाली प्रॉब्लम्स नहीं थी, जब वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स वो नहीं थी मेरे लाइफ में। सीधा आया कि यार खाना नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। वो एक रिग्रेट, वो एक मिस, वो मेरे दिल में, आई मीन वो हर रोज होता है, पर शायद समझौता कर लिया है। तो अब मेरे को आपको देख के लग रहा है कि आपने समझौता किया एक्चुअली, ऐसा फील आ रहा है मेरे को। हाँ, समझौता तो करना ही पड़ता है ना तो आपकी लाइफ में। में सबसे उसके बाद में कौन आया जिसने आपको राह दिखाई, जब आपने सामान सेल करना चालू किया, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद मैंने, देखो उस उधर से मुझे किसी के दिन सिर्फ 20 रुपए मिलते थे, क्योंकि मैं दिन की एक सेल कर पाती थी। वो भी तब जब मैं डोर टू डोर जाकर कम से कम 40-50 घरों में जब बेल मारती थी, और उसमें डोर स्लैम सबसे बड़ा जो वो खराब जो लगता है जिंदगी में, वो डोर स्लैम्स थे मेरी लाइफ में। बिकॉज क्या होता है उसमें, आप जाके डोरबेल बजाते हो, वो लेडी या वो आदमी ऐसे डोर ओपन करेगा और बोलने का भी मौका नहीं देते हैं लोग, वो डोर आपके मुंह पे बंद कर देते हैं और कहते हैं जाओ यहाँ से। और आपका जो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, जो भी आप इसको बोल लो, वो इतना लो हो जाता है ना वो 4-5 रोज स्लैम खाने के बाद। बट फिर भी आपको उठना है, अगले डोर पे जाना है, अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है, सामने वाला आपको फिर भी निकालने वाला है, बट वो स्माइल रखनी है और फिर से डोर पे बजानी। तो वो वाला जो एक लाइफ का स्पैन गया है ना, उसने शायद इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है मेरे को कि अब कुछ बुरा ही नहीं लगता। अब कुछ नहीं बुरा लगता।
अब हर चीज़ लगती है हो जाएगा, चल जाएगा, निकल जाएगा, बिकॉज़ बहुत वर्स्ट देख लिया है। तो आपके साथ उस टाइम कोई और भी सेल करता होगा ना, कोई आपके दोस्त बने होंगे उस टाइम पे? हाँ, बट वो सब मुझसे काफ़ी बड़े थे, बिकॉज़ डोर टू डोर में मैं तो बहुत ही छोटी थी। मुझे सीरियसली नहीं पता, शायद दया खा के उन्होंने मुझे जॉब दे दिया, अदरवाइज़ तो उन्हें मुझे जॉब ही नहीं देनी चाहिए थी। तो वो सब मुझसे बड़े थे। तो और जिस टाइप के हम सारे नौकरी कर रहे थे, हम सब बहुत परेशानी से गुज़र रहे थे, सब लोग? सब लोग। जॉब ही ऐसी थी ना, उस जगह पे सारे एक ही लेवल के लोग थे और मैं एक डॉर्मेट्री में रहती थी। 25 लड़कियां रहती थी वहाँ पे मेरे साथ, तो और एक वॉशरूम था। तो सुबह मतलब सोच भी नहीं सकते कि जो लाइन में आप खड़े हो और अगर आप लेट उठे तो गए, आप पहुंच ही नहीं सकते अपने काम पर। तो वैसे वैसे गुजारा किया है। वहाँ की कुछ स्टोरी बताओ ना, क्योंकि आपके साथ तो जो गुजरा आपके एक स्टोरी थी, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, उनके साथ क्या क्या हुआ? उन सबके ऐसे ही थे, जैसे कुछ मेरे को याद है, एक लेडी थी जिसका एक छोटा सा बच्चा था और उसका हस्बैंड, उसका डिवोर्स हो चुका था। वो अपने बच्चे को भी डॉर्मेट्री में छोड़कर, छोटा बच्चा था, एंड शी वाज ऑल अलोन। वो बेसिकली जितने भी हम 25 लोग थे, ये सारे अलग अलग लेवल पर स्ट्रगल ही कर रहे थे, उस सब के सब। और उनमें एक मैं थी सबसे छोटी। तो मुझे तो रोज सुबह हर कोई आके बोलता था, बेटा अभी भी टाइम है, घर चले जाओ। तुम्हें नहीं पता तुम किस में पढ़ रही हो, तुम्हें लग रहा है तुम जी लोगी बट तुम नहीं जी पाओगी, तुम घर चली जाओ। बट वहाँ से कोई गलत काम में भी तो जा सकते थे बहुत सारे, ऐसा कुछ इंसिडेंट तो नहीं हुआ आपके साथ? लकीली नहीं हुआ। और किसी ने आपको बोला होगी ये छोड़ दो, हम अपन दूसरी जगह चलते हैं? मुझे बहुत डर लगता था एक्चुअली, तो मैं ना बहुत कम लोगों से बात भी करती थी, तो क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। मैं वो 2-3 साल सिर्फ डर में जी हूँ कि क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं अकेली हूँ। अगर ज़रा भी कुछ हुआ और अकेली उस उम्र में बॉम्बे जैसी शहर में आप हो, तो मुझे लगता था मैं शायद बचूंगी ही नहीं, तो मैं किसी से बात नहीं करती थी ज़्यादा। तो फिर उसके बाद में क्या मुकाम आया, मतलब आप कितने साल वहाँ रहे? वहाँ पर मैं अराउंड 2 से ढाई साल वहाँ रही और उसके बाद मुझे एक सेल्स गर्ल की जॉब मिली। उसमें मुझे थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी मिला और उसमें मुझे मंथली, और वो बड़ा अच्छा इंसिडेंट है वो वाला ना। जब मेरे को वो जॉब मिली तो मैं कर रही थी अब डोर टू डोर सेल्स गर्ल का काम। डेली पैसे मिलते थे, डेली वो खर्च ही हो जाते थे, बिकॉज हार्डली कुछ मिलता था। कभी 100 मिल गए, कभी 80 रुपये मिल गए। तो इस जॉब का मुझे ऑफर आया और मैं इंटरव्यू के लिए चली गई। वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप सिलेक्टेड हो, आप आ जाओ अगले दिन। तो मैंने ऑफर मिली हुई और मैंने उनको बोल दिया कि नहीं मैं तो नहीं आ सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला क्यों नहीं आ सकती? ऐसे देखो आप मुझे 1 महीने के बाद सैलरी दोगे, 1 महीना तो मुझे खाना खाना है ना। तो वो बड़ा शौक हुआ वो मैनेजर के, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो ऐसे? मैं डेली वेजेस का काम करती हूँ, मुझे रोज पैसे मिलते हैं, रोज मैं खाना खाती हूँ, आप मुझे 1 महीने बाद डबल सैलरी भी अगर दोगे तो भी मैं नहीं काम कर सकती हूँ। तो उसने मुझे बोला अच्छा, तो वो उसने बोला ठीक है आप अगले दिन आइए। आज भी मतलब आई एम नॉट इन टच, बिकॉज मैं उस समय तो फोन्स वो कुछ थे नहीं, बट आज भी आई थैंक दैट पर्सन इन माई हार्ट कि उसने मुझे बोला आप अगले दिन आओ। मैं गई, उसने मुझे एडवांस सैलरी दी और बोला कि ये एडवांस सैलरी है, आप कल से आओ और काम करो। और वो बाद में मुझे पता चला कि लोग कभी इतने अच्छे भी हो सकते हैं। मुझे बाद में पता चला कि उसने अपने पॉकेट से मुझे पैसे दिए थे। वाओ। तो वो एक बहुत बड़ा चीज था। शायद वो अगर वो चेंज नहीं आता तो मैं उसी जॉब में रहती, बट वो जो शिफ्ट हुआ ना वो बहुत अच्छा था। और किस टाइप की नौकरी थी वो उस टाइम पे? वो शॉप में थी, सेल्स गर्ल का जॉब था। वहाँ पर वही साड़ी दिखाओ एंड कपड़े, तो एक शोरूम था, वहाँ पे काम करती थी मैं। तो वो आपने कितने साल किया? वो मैंने अराउंड 2 साल वहाँ पे भी काम किया और वहाँ पे मैं बेस्ट परफॉर्मर, सबसे यंगेस्ट और सबसे बेस्ट परफॉर्मर थी। बट आज का यूथ तो ये चाहता है ना कि हम तो कोई काम ही नहीं करें और हमारे पास पैसे आ जाए। आई विश ऐसा हो सकता दुनिया में। शायद बट नहीं होगा। आई मीन हर रोज काम करना पड़ता है। मैंने इवन जब मैं सेल्स गर्ल की जॉब करती थी उसके बाद जब टाइम बचता था वो तो ख़त्म हो जाती थी। 6-7 बजे के बाद आप बिल्डिंग में जा नहीं सकते हो। फिर मैं वेट्रेस का काम करती थी रेस्टोरेंट में।
मैंने 16-17 घंटे काम किया है ज़िंदगी में, उसके बाद थोड़ा सा स्टेबलाइज हुई है लाइफ। तो काम के बगैर तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। और कितने साल वेट्रेस का जॉब किया आपने? वेट्रेस का जॉब तो मैंने काफ़ी लंबा किया, बिकॉज वो कंटिन्यू था। मेरा जो सेल्स गर्ल का जॉब चल रहा था, साथ में ये चल रहा था। शाम को मैं वेट्रेस का जॉब करती थी। ड्यूल जॉब कर रहे थे आप? हाँ, पैसे कमाने होते थे। और वेट्रेस का जॉब अगर सच कहूँ ना, तो मैं खाने के लिए कर रही थी। खाना पूरा मिलता था। वो पूरी थाली जो मिलती थी, उसकी जो वैल्यू थी मेरे लिए आज भी बहुत है। मुझे सीरियसली लगता है कि दुनिया में ना सबसे बड़ी जो एक भूख है और सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो है हंगर। तो जब मैं खाने के लिए काम करती थी ना, मेरा मोटिवेशन सुबह मतलब बहुत अलग लेवल पे होता था कि यार खाने के पैसे तो कमानी है। सिर्फ खाने के लिए आप, मतलब एक दिन का खाना मिल जाए इसलिए काम किया करते थे? सिर्फ उसके लिए। और आपके लाइफ में कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं था? उस समय नहीं था। जिसके पास खाना नहीं होता है ना, उसके पास और कोई मोटिवेशन होता नहीं है। ये बोलने की बातें होती हैं। जब आपका पेट भरा होता है, उसके बाद आप मोटिवेशन सोचते हो, उसके बाद आप सोचते हो मैं आगे कैसे बढ़ूं। पहले तो अपना, और अगर आपकी फैमिली है, आपको सिंगल थिंग इज कि आपका खाना और आपकी सेफ्टी। और ये मैंने बहुत करीब से देखा है लाइफ में। मैंने बहुत करीब से ये देखा है। चलो मैडम, देखो आपकी और मेरी स्टोरी लाइन बहुत सेम है, ठीक है? मतलब चलो, आप वो 15 साल की उम्र में आपके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ थोड़ा लेट हुआ। अब मेरे साथ तो कैसा हुआ कि 22-23 साल तक इंजीनियरिंग कर ली। पापा का लाडला बेटा, मम्मी का लाडला बेटा, बहन है, सब कुछ सेट है। मेरी लाइफ की स्टोरी चेंज हुई मेरी शादी से। अच्छा। मेरी अरेंज मैरिज है, ठीक है? अरेंज मैरिज करी एंड उसके बाद में मेरी मम्मी ने मेरे को मेरी लड़की दिखाई मम्मी ने कि ये लड़की है। मैंने बोला अच्छी लड़की है, कर लेते हैं शादी। सो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला, यार अभिषेक, ये लड़की है ना दूसरे ब्राह्मण है, मतलब हम ब्राह्मण है तो वो दूसरे ब्राह्मण है, तो इससे शादी नहीं करेंगे हम। मैंने बोला यार ऐसा क्यों, मतलब कमी क्या है? आप दिखा के लेके आ रहे हो, आप बात करके लेके आ रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। तो मेरी मम्मी उस टाइम पे पलट गई कि नहीं यार, नहीं करेंगे हम। तो मेरी मम्मी ने 1 साल तक बहुत ही परेशान किया मेरे को कि करेंगे नहीं करेंगे, तेरे को हम मैं छोड़ नहीं सकती। बिकॉज मम्मी को ऐसा लगता था कि अगर इसकी शादी हो गई तो ये मेरे को छोड़ के चला जाएगा। अच्छा। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई। मैं इस बात के अगेंस्ट था कि यार अगर आपने लड़की दिखाई है, अगर उसमें कोई कमी नहीं है और आप देख के आए हो, बात करके आए हो, तो मैं तो करूँगा तो इसी से करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो मेरी लाइफ तो वहाँ से ट्विस्ट हो गई एकदम से। आपकी लाइफ जो स्ट्रगल भरी थी, तो आपकी लाइफ कहाँ से ट्विस्ट हुई? सो मेरी लाइफ ट्विस्ट हुई जब मैं सूरत पहुंची। तो जैसे आपने कहा कि लोग मिलते हैं, बात होती है, तो ऐसे ही मैं काफ़ी लोग शॉप पे मिलते थे मुझे। तो उधर मुझे किसी ने बोला कि सूरत में बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं सूरत गई नहीं थी कभी, बट सूरत में बहुत अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर क्या था कि मैं उस समय डोर टू डोर भी किया था, स्ट्रगल ही। यहाँ सेकेंड जॉब में भी मैं स्ट्रगल ही कर रही थी। एंड बॉम्बे ऑब्वियसली एक महंगी जगह भी है। तो जब मुझे पता चला कि सूरत में कोई अपॉर्चुनिटी है, तो बस एक थैली उठाई, उतना ही सामान, और मैं ट्रेन पकड़ के सूरत पहुंच गई। वहाँ पर जो मेरी लाइफ ट्विस्ट हुई है, बिकॉज वहाँ पे मुझे स्पेस सेलिंग की जॉब मिली। सो बेसिकली मैं जो डोर टू डोर कर रही थी, वो अब मैं कर रही थी टेक्सटाइल मार्केट में, शॉप टू शॉप। तो आप बेसिकली जाके येलो पेजेस एंड केबल पे काफ़ी एड्स वैड्स आती थी, तो मैं उस पे काम कर रही थी। एंड तो रोज़ सुबह वही जाना और शॉप में जाके वो येलो पेजेस की स्पेस बेचना। बट वहाँ पर मुझे लगा कि यार ये प्रोफेशनल है, मेरा थोड़ा भी एक लेवल है। अदरवाइज तो मैं अपने आप को बहुत कम समझती थी हर समय। बट वो जो सोच आई ना कि यार नाउ आई एम अ प्रोफेशनल, आई वर्क फॉर येलो पेजेस, मैं स्पेस सेलिंग करती हूँ, वो एक कॉन्फिडेंस में भी बहुत बड़ा ट्विस्ट आया उस जॉब से। और वो कौन सी एज में हुआ था? दैट वाज अबाउट कुछ मैं 19 19 में आ गए। तो आपकी शादी फिर कब हुई? शादी तो मेरी थोड़ा लेट हुई थी, मतलब शादी मेरे सूरत में ही हुई थी 22, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। तो और शादी मेरे लिए ये था कि मुझे ही करनी थी, फैमिली तो कोई थी ही नहीं,
ना फैमिली कोई सपोर्ट था। सो मुझे पता था कि अगर शादी करनी है तो खुद लड़का देखना है, खुद सब कुछ करना है, और ऐसा लड़का देखना है जिसको मैं पसंद हूँ। फैमिली या बैकग्राउंड या ये सब पे वो ना जाए, वो एक बहुत बड़ा टास्क लगता था। बट देन जब मैं अमित से मिली, बहुत ही स्मूथ था सब कुछ। और कैसी स्टोरी थी उसकी कुछ? तो मैं तब तक मैं वहाँ से येलो पेजेस की जॉब हो चुकी थी मेरी, और उसके बाद अब मैं जॉब कर रही थी टाटा इंडिकॉम में। वो टाटा इंडिकॉम के मैनेजर थे, मैं फ्रेंचाइजी मैनेजर थी वहाँ पर। तो वहाँ पर मिले हम, एंड वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग, बातचीत होने लगी। मैंने उनको बताया, थोड़े क्लोज हो गए, तो मैंने उनको बताया कि कोई भी नहीं है और मैं अकेली सब कुछ। वो वो एक ऐसे इंसान है जो मतलब इतना सपोर्ट किया ना उन्होंने, कि एक वो पहले तो उनको बड़ा शॉकिंग लगा कि कोई लड़की ऐसे अकेले इस उम्र में कैसे कर सकती है। बट उसके बाद मतलब वो इतना सपोर्ट किया उन्होंने, आज तक वही सपोर्ट चल रहा है उनका। मतलब किस वे में सपोर्ट किया? मतलब एक हस्बैंड तो सपोर्ट करेगा ही सबको, राइट? बट क्या आपको ऐसा क्या लगा कि मतलब उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया लाइफ में? नहीं, तो पहले तो जब मैं जॉब कर रही थी तब ठीक है, वो तो नॉर्मल सपोर्ट था ही। उसके बाद मैंने 2 साल का ब्रेक लिया शादी के बाद, एंड उस टाइम पर मैं भरतन डोरिस का कोर्स करने गई थी बॉम्बे। सो बॉम्बे जब मैं पहुंची, वहाँ पर मैं पहली बार मॉडल्स वगैरह से मिली। तो पहली बात तो जब मैंने उनको बोला कि मैं अब भरतन डोरिस का एक्सपेंसिव कोर्स था, वो कुछ 55,000 का कोर्स था, मेरे हस्बैंड ने लोन लिया था उस कोर्स के लिए। आपकी वाइफ की एक चीज़ कहने पर आप एक कोर्स के लिए लोन ले लो, ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो उन्होंने लोन लेके मुझे बॉम्बे भेजा था। तो मैं वो सीखने गई, फिर वहाँ पे मैं मॉडल्स वगैरह से मिली। तब मैंने उनको बोला कि यार मेरे को तो सब बोल रहे हैं कि आप मिसेस इंडिया में चले जा सकती हो। तो उस पे भी उनका सपोर्ट था कि हाँ बिल्कुल, तुम तो जीत के आओगी, करो। तो वो हर जगह पर जो उनका ये बोलना कि जाओ तुम तो जीत के आओगी, वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो आप अभी इतने सारे लोगों से मिलते हो, आपको क्या लगता है एक्चुअली मैन वुमेन को सपोर्ट करता है किसी भी तरीके से? कितने लोग हैं जो सपोर्ट करते होंगे? आजकल सपोर्ट करते हैं, बट शायद लिमिटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका है मेन का जो सपोर्ट तो कर रहा है, बट ये बोलता है कि यार जितना कर रही हो ना उतना इनफ है, क्या ज़रूरत है, इससे ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। अरे प्रमोशन मिलेगा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आएगी। अभी तो तुम 6 बजे घर आ जाती हो, फिर लेट हो जाओगी। बट दूसरी तरफ विमेन कभी ऐसा नहीं सोचती है। विमेन आपका मतलब मैं आई कैन बेट कोई अगर मेरा हस्बैंड सीईओ भी है ना, तो भी मैं उसको बोलूँगी यार तुम इससे बड़ी कंपनी की सीईओ बनो। लेट आओगे ना कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कोई बात नहीं। ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है फ्रॉम वुमेन। बट मेन का सपोर्ट सिस्टम लिमिटेड है, ये एज पर कन्वीनियंस है अभी, तो ये और होना चाहिए। मतलब ऐसे क्या करना चाहिए हस्बैंड को कि अपनी वाइफ को सपोर्ट करें? बहुत सारी ऑडियंस देख रही होगी जो जिनकी ज़िंदगी में एक लड़की होगी, तो मैं चाहता हूँ कि वो उनको सपोर्ट करें, बट ऐसा क्या करना चाहिए कि ताकि वो उनको सपोर्ट कर पाए और वो लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाए? फॉर इंडियन वुमेन सी, हमारी जो एक जनरल कंडीशनिंग है वो ये है कि आप जो करना है करो, मगर मेन चीज़ें जो आपकी लाइफ की है वो आपके फादर, आपका ब्रदर, आपके हस्बैंड, कोई ना कोई कर देगा, ये बोला जाता है। और ये हमारे आसपास हम देख भी रहे हैं और सालों से हम ये देख रहे हैं। तो इंडियन वुमेन अगर कुछ करना भी चाहती है, उसको सबसे बड़ा सपोर्ट ये चाहिए कि हस्बैंड ये बोले या फादर ये बोले कि हाँ बेटा तुम ये कर सकती हो। मेन को कोई नहीं सवाल पूछता अगर उसकी पहली जॉब 10,000 की है या 5,000 की है, क्योंकि ये होता है कि आगे बढ़ते रहोगे। वुमेन को जब उसकी पहली जॉब 10,000, 5,000, 25,000 जितने की भी होती है, वो फर्स्ट जॉब तो कम ही होगी ना। जब आप बिजनेस शुरू करोगे फर्स्ट अर्निंग पहले महीने की कम ही होगी। बट उसको बोला जाता है इतने के लिए क्या जरूरत है। ये भूल जाते हैं लोग कि कहीं ना कहीं मेन भी इतने से ही शुरू करते हैं। मैं नहीं जानती बहुत ज़्यादा एक मेन को जो मतलब एक बहुत हाई लेवल से सैलरी शुरू करे, सबकी उतनी से शुरू होती है। बट वुमेन को डिस्करेज कर दिया जाता है। व्हेन आई से सपोर्ट, दैट इज व्हाट आई मीन, कि आप उसको सपोर्ट करो चाहे वो जिस भी लेवल पे काम कर रही है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, उसके आइडियाज को उसको वैलिडेशन चाहिए।
उसको चाहिए ये वैलिडेशन कि हाँ ये तुम कर सकती हो, और वो ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं अपने ही बारे में आपको बताती हूँ, मैं 7th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट हूँ, मेरा फैशन में कोई बैकग्राउंड नहीं है, आई एम अ फैशन कंज्यूमर, नॉलेज नहीं है, मैंने कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया हुआ है, राइट। बट जब मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला कि मुझे एक फैशन ज्वेलरी ब्रांड बनाना है, वो भी पैसे नहीं है, कोई पैसे नहीं थे हमारे पास ब्रांड बनाने के, और ब्रांड बनाना इटसेल्फ मुझे अब समझ में आता है काफी बड़ा स्टेटमेंट था। तो तब तो बोल दिया, बट मेरे हस्बैंड को पता था मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज वो कॉर्पोरेट जॉब से आ रहा था। ही सेड हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, रिसर्च करो, यू नो दैट हाँ तुम ये कर सकती हो, नहीं तुम तो हर बार ही नया आइडिया लेके आती हो। अच्छा, मैं बहुत आइडियाज लेके गई हूँ अपने पति के पास, मुझे बिकॉज आई वॉज डेस्परेट, मुझे कुछ ना कुछ करना था जिंदगी में। राइट। तो मैंने इतने बिजनेस प्लान्स बनाए ना लाइफ में, मैंने शू शॉप कैसे खुलेगी, मैंने पानी पूरी के ठेले के भी बिजनेस प्लान बनाए होंगे, मैंने हर चीज का बिजनेस प्लान बनाया है। बट दिस वॉज माई कॉलिंग, बिकॉज ये अच्छा सबसे ब्यूटीफुल बात इस पूरे इसमें ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे हर चीज में बोलते थे कि हाँ तुम कर लोगी, किसी में मना नहीं किया मैंने। किसी में मना नहीं किया उन्होंने मुझे। हाँ, बट उन्होंने मुझे हमेशा ये बोला कि थोड़ा और रिसर्च करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर ये जो मैं सारे प्लान्स बोल रही हूँ ये सारे मैंने ही ड्रॉप कर दिए कि नहीं यार दिस नॉट वर्थ, नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बट ये वाला दिस वाज माय कॉलिंग, बट दैट सपोर्ट पूरा था। और बिजनेस में तो उन्होंने इस लेवल का मुझे सपोर्ट किया है, तो देखो हम बूटस्ट्रैप कंपनी है, ठीक है, हमने घर के पैसे से बिजनेस खड़ा किया है, पूरा रोमांस हमारे पैसे से खड़ा हुआ है, कोई हमारे पास कोई फंड्स नहीं थे, हमने कोई लोन नहीं लिया, एंड अमित वाज ऑन अ गुड जॉब। तो हर महीने हम अपना खर्चा, जब उसकी सैलरी आती थी अपना खर्चा लिखते थे, और उसमें हम जो भी बचता था वो एज इट इज अमित मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करता था कंपनी के लिए। सो दैट सपोर्ट एंड दैट कॉन्फिडेंस कि तुम कर लोगी, ये बहुत बड़ी बात थी। और मैंने ये भी देखा कि हमारे जो आसपास के लोग थे, अमित बहुत सीनियर पोजीशन में थे कंपनी में, बट हम 10,000 के रेंट वाले घर में रहते थे, बाकी के जो उसके कोलीग्स थे वो अपने ओन हाउसेस में रहते थे, उनके पास हमसे बड़ी गाड़ियां थी, शायद अमित के जूनियर्स जो थे उनके पास भी अमित से बड़ी गाड़ी थी, बट वो हमारा सारा फंड सिर्फ कंपनी में जा रहा था। तो हम ये लेवल के कॉम्प्रोमाइजेस करके हमने कंपनी बनाई है। लाइक आज लोग सोचते हैं कि मुझे पहले दिन फंडिंग मिल जाए, मुझे जिस दिन फंड मिलेगा उस दिन मैं करूँगा, वाई मेरे फादर मुझे फंड क्यों नहीं कर रहे हैं, बट लिमिट में ना, जैसे मेरे भी हस्बैंड ने मुझे फंड किया, बट कितना, बहुत ही लिमिटेड, जो बचा पैसा वो फंड किया, नॉट बियॉन्ड दैट। तो कितने रुपए से स्टार्ट हो गया था कंपनी पहला? मेरे पास जब मैंने शुरू किया तो मैंने कुछ 3 लाख रुपए से शुरू किया था, बिकॉज मुझे कियोस्क 1.5 लाख रुपए तो मेरे कियोस्क बनाने में ही लग गए थे। उसके बाद मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ा, बिकॉज मैंने पूरे इंडिया में रिसर्च की जाकर कि इंडिया में ज्वेलरी बनती कैसे है, कौन से शहर में किस टाइप की ज्वेलरी बनती है। मैं हर मार्केट में गई हूँ हिंदुस्तान के, हर आर्टिस्ट, हर तो नहीं बट बहुत ज़्यादा जो आर्टिसंस कम्युनिटी है मैं उनसे जाके मिली हूँ कि आप कौन सा हाथ का काम करते हो, आप किस टाइप की ज्वेलरी बनाते हो, ये बहुत रिसर्च की मैंने, तो उसमें हमारा काफ़ी तो पैसा। कौन सा शहर फाइनल हुआ फिर आपका? इस समय तो हम बॉम्बे, राजस्थान, कोलकाता, हर शहर से काम कर रहे हैं। तो ये सब हाथ से बनाते हैं ज्वेलरी या फिर Majorly. हैंडमेड है या फिर कैसा है? मेजरली हैंडमेड है। और कैसे बनता है ज्वेलरी? हैंडमेड होता है तो बेसिकली आर्टिसंस बनाते हैं, हम डिजाइन्स देते हैं उन्हें, और वो ये पूरा हाथ का काम होता है। तो और इसमें काफ़ी विमेन होती हैं, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट करता है बिजनेस। एंड जो घर बैठ के जो मोतियाँ पिरोती है वो भी एक तरीके से एम्पावरमेंट ऑफ विमेन है ना, बिकॉज हम जितनी मालाएं बेचते हैं वो 100% हैंडमेड बाय हाउसवाइफ्स है। ओके। तो आप कितने शहरों में गए ऐसे और क्या क्या आपने सर्च किया वहाँ पे? मैं राजस्थान गई, राजस्थान की गली गली सर्च करी, जैसे जयपुर के आसपास की जगह है, कोलकाता के आसपास डमजोर एक जगह है, हर गांव जहाँ पे भी ज्वेलरी बनती है उसके हर गांव में गई हूँ मैं।
तो आपने उसको पूरा समझा डिटेल में? पूरा। मैं ना आपको बहुत एक अच्छा इंसिडेंट बताती हूँ। तो मैं तो ज्वेलरी में क्या होता है कि मैं रिसर्च कर रही थी कि ज्वेलरी कहाँ बनती है, कैसे। तो मैंने कुछ लोगों से सुना, अरे कोलकाता में एक शहर है, एक छोटा गाँव है, वहाँ पे तो घर घर में ज्वेलरी बनती है। ओके। ठीक है, एक से सुना, दूसरे से सुना, नाउ घर घर में ज्वेलरी बनती है सर, मुहावरा। रियल नहीं होता है वो। बट मैंने जब सुना तो मैंने इसको शायद लिटरल सेंस में ले लिया कि घर घर में ज्वेलरी बनती है। तो मैंने अपनी टिकट करी, मैं पहुंच गई उस गाँव। दमजोर उस गाँव का नाम। कुछ वहाँ हिंदी बोलने वाला नहीं। मैं लिटरली घर घर जा रही हूँ। मैं लिटरली घर घर जा रही हूँ ये पूछने कि अरे भैया यहाँ पे ज्वेलरी बनती है ना, किधर बनती है? अरे नहीं नहीं मैडम जाओ। फिर मेरे को लगा कि ना हर गली का सबसे स्मार्ट बंदा होता है उधर का, पान वाला। उसको सब मालूम है। उसको मालूम है किसका घर कहाँ है, सब मालूम होता है उसको। तो फिर मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी लगाई कि मैं हर गली के बाहर के पान वाले के पास जाके पूछूंगी कि इधर गली में ज्वेलरी बनती है क्या। हाँ। तो मुझे याद है मैं सुबह पहुंची उस गांव में, कुछ अबाउट 9:30-10 बजे तो मैं लैंड कर गई थी, पहुंच चुकी थी। 9:30-10 बजे पहुंची मैं। 5-5:30 बजे तक शाम को सिर्फ ऐसे घूम रही हूँ। मेरे को एक भी ज्वेलरी का लीड नहीं मिला, बट मैं घूम रही हूँ। फिर उस दिन मैं रूम होटल बुक किया था, होटल चली गई। अगले दिन फिर से मैं निकली। फिर मुझे एक लड़का मिला, एक पान वाले के बाहर खड़े हुआ। बोला हाँ मैडम मेरे को मालूम है। तो मैंने, अनजान बंदा, कुछ नहीं पता मुझे, मैं उसको बोल रही हूँ कि अच्छा किधर है बताओ। तो उसने मेरे को एक दो जगह बताई। मैंने कहा तुम क्या करते हो? कहते अपन कुछ नहीं करता मैडम, इधर ही खड़ा रहता है। मैंने कहा मेरे साथ बैठ, 100 रुपये दूंगी तेरे को। वाह, ठीक है। तो उसने 100 रुपये में मेरे को 5 ज्वेलरी की जगह बताई। हाँ, समझ। ऐसे लेग वर्क कर करके मैंने ज्वेलरी के वेंडर्स ढूंढे हैं। और इस वजह से आज हमारी जो कॉस्टिंग्स हैं और आज हमारी जो प्राइसिंग है वो बेस्ट है, क्योंकि मैं आर्टिसंस के साथ काम करती हूँ, जिनको मैंने, जैसे मैं कहती हूँ, पान वालों के रेफरेंस से ढूंढा है। गूगल पे नहीं मिलते हैं वो लोग, वो चल के मिलते हैं, सड़कों पर धूप में चल के मिलते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ये तो इतना आसान तो नहीं है। आसान तो नहीं, कुछ भी आसान नहीं होगा। बिकॉज एक चीज है ना, मैंने देखी है कि हम जितने भी लोगों के हम फैंस हैं, आप उनमें से किसी की भी जर्नी देख लो, वो मुश्किल है। कोई भी आप, अगर आप अमिताभ बच्चन के फैन हैं तो उनकी स्टोरी उठा के पढ़ लीजिए। आप सचिन तेंदुलकर के फैन हैं, उनकी स्टोरी पढ़ लीजिए। आप जिनके भी फैन हैं, आप विराट कोहली के फैन हैं, उनकी स्टोरी पढ़ लीजिए। इट इज स्ट्रगल। फाइनल जो है ना वो दिखता है ग्लैमर हर जगह पर। और वही मैं, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि यूथ को क्या बोलना चाहोगे। हाँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसके फैन हो ना, बस उसी की कहानी देख लो और कुछ मत सोचो, कुछ मत देखो। तो आपको पता चल जाएगा कि उस बंदे ने भी हर लेवल पे मेहनत की थी। और ये जो हम सुन रहे हैं आजकल कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है और लाइफ में बैलेंस चाहिए, बैलेंस से आपको सिर्फ एक मीडियोकर लाइफ मिल सकती है, या आप ऑलरेडी एक लेवल को बिलोंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लाइफ में कुछ बन रहे हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बैलेंस नहीं है। मतलब आप मुझे बताइए ना, आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर अपने घर में बैलेंस्ड लाइफ जी रहा था जब वो सचिन तेंदुलकर बन रहा था? नहीं। हम सारे जानते हैं कि सुबह 5 बजे वो फील्ड पे होता था। दैट इज नॉट बैलेंस। हम सब जानते हैं कि उसने 6-8 घंटे मेहनत करी है, वो बैलेंस नहीं है। तो ये आई थिंक लोग नहीं समझते हैं। तो आप भी अगेंस्ट हो वर्क लाइफ बैलेंस के? मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट वर्क लाइफ बैलेंस है और बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हैं ना, तो भैया बैलेंस से नहीं हो, ये बहुत क्लियर। ये जिसको समझ आ जाएगी वो बैलेंस छोड़ के अपने ड्रीम के पीछे भागेगा। और जिनको बैलेंस ही चाहिए तो इट इज़ गुड। इट इज़ अबाउट आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। मैं भी बहुत लोगों से मिला हूँ, तो सब लोगों ने मतलब यही बोला है कि अल्टीमेटली मेहनत ही काम आती है, किस्मत के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। किस्मत भी तो तभी साथ देगी ना जब आप उतनी मेहनत कर रहे हो। तो फिर किस्मत का क्या रोल रहा ज़िंदगी में? नहीं, किस्मत शायद आपको
सही जगह पे पहुंचाती है, राइट टाइम राइट प्लेस जो कहते हैं ना, वो किस्मत करती है। बट वहां तक चल के तो आप ही को जाना पड़ेगा। जैसे आप गए जैसे मैं कोलकाता तक। कोलकाता गई चलकर, हर शहर गई मैं चलकर। मैं मिसेस इंडिया जब गई, इनफैक्ट ज्वेलरी की इंस्पिरेशन मुझे मिसेस इंडिया से मिली थी। जब मैंने मिसेस इंडिया में देखा कि एक थॉट था कि जब हम सारी मॉडल्स हम जब रेडी होती थी, ब्यूटीफुल आउटफिट्स एंड ऑल दैट, फाइनली एक स्टाइलिस्ट आएगी और वो आके आपको, अगर आपने सूट पहना है तो झुमका देगी, मांग टीका देगी, पूरा ऐसा। और उससे ऐसा लगता था जैसे पूरा एक लुक जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो वो वाली जो फीलिंग थी ना, वो मेरे को बहुत सुंदर लगता था वो। एंड तभी मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूंगी। तब तो पैसे नहीं थे, बट सोचा था कि कुछ करूंगी ज्वेलरी में। बट आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी है, मतलब वुमेन में ऐसा बोला जाता है कि वो खुद ही चाहती है कि यार हम कुछ नहीं करें। आप भी बहुत वुमेन से मिलती होगी, वो आपको लगता होगा नहीं यार ये तो नहीं करना चाहती, खुद ही नहीं करना चाहती। तो ऐसा माइंडसेट क्यों बन रहा है, मतलब ज़्यादातर? ये तो चॉइसेस है ना लाइफ में, ये तो चॉइसेस है। अगर कोई ये विमेन के लिए स्पेशली, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। अगर कोई नहीं काम करना चाहती तो बहुत ही ब्रिलियंट है, तो वो आई एम श्योर वो ग्रेट मदर्स बनना चाहती होंगी। कोई ना कोई एम तो सी, आप काम करो या नहीं करो, बट आपकी लाइफ में कोई ना कोई एम तो बहुत ज़रूरी है। और वो एम एक बहुत ही ग्रेट मदर बनने का हो सकता है, वो एम एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनने का हो सकता है, वो एम एक ग्रेट डॉटर बनने का हो सकता है। देयर हैज टू बी सम एम इन लाइफ, अदरवाइज तो फिर आप वेस्ट कर रहे हैं ना। चिरी जी, मेरे को बताइए कि ना ज्वेलरी इंडस्ट्री में जब आप एंटर कर रहे थे, जब आपने सोचा था कि यार मेरे को इसमें एंटर करना है, तब आपको ऐसा स्कैम पता चला कि यार ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी इंडस्ट्री में कोई स्कैम चल रहा है भारी? प्राइसिंग का एक स्कैम था जो मैंने नोटिस किया, बिकॉज कुछ भी प्राइस पे बिक रही थी चीज़ें, स्पेशली जिसको हैंडक्राफ्टेड और डिज़ाइनर बोल दिया अगर, तो उसका कोई मतलब अमाउंट ऐसा होता था, लोग 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार में एक ईयरिंग बेच रहे थे। सो वो मुझे ब्रेक करना था। और फिर एक और टर्म था बुटीक ज्वेलरी। बुटीक आ गया और डिज़ाइनर आ गया, तो कोई लॉजिक नहीं है प्राइसिंग का। तो वो एक बहुत बड़ा मेरा थॉट था उसको ब्रेक करने का, और वही हमने किया। तो ऐसा कोई गवर्नमेंट तय नहीं करती उसकी प्राइसिंग, या फिर कोई भी तय कर सकता है? हाँ, कोई भी तय एमआरपी कुछ भी डाल सकते हैं? कितना डिफरेंस होता है प्राइसिंग के अंदर? बहुत ज़्यादा होता है क्या? हो जाएगा काफ़ी। हमने जो पूरी रेंज लॉन्च करी उसमें बहुत ज़्यादा, हमारी पूरी वही डिज़ाइनर और बुटीक ज्वेलरी है जो आज से पहले लिटरली 4 टाइम्स प्राइस में बिक रही थी। चलो अपन बैक टू चलते हैं, जब आपका स्ट्रगल भरे जब दिन थे, तब आपने बोला था कि वॉशरूम में लंबी लंबी लाइन लगती थी और आपको सुबह जल्दी उठना होता था। अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचे तो फिर आप काम पे जल्दी नहीं जा पाओगे। तो वहाँ का कोई डिसिप्लिन आपकी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी का आज आप फॉलो करते हैं क्या? एक सुबह जल्दी उठना जो वहाँ का एक डिसिप्लिन था, जो वहाँ पे तो करना पड़ा, बट वो आज भी फॉलो होता है। और एक और चीज़ जो मेरे साथ आज भी है, जो तब शुरू हुई थी, जो मैंने आपको बोला कि आई वाज बहुत लो ऑन कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली मतलब मैं तो बिल्कुल ही टूटा हुआ होता है ना इंसान, जो मैं वो थी। तो उस समय मैंने मिरर के सामने बात करना शुरू किया, रोज रोज बाथरूम में या अपने हाथ में मिरर लेकर रोज अपने आप से बात, कि नहीं हो जाएगा ठीक, नहीं मैं स्मार्ट हूँ, नहीं वो बाकी लोग पढ़े लिखे हैं बट मैं भी अपने ऊपर काम करूँगी। ये जो अपने आप से बात जो मैंने मिरर के सामने करी है, एंड आज तो आई थिंक इसको एक थेरेपी भी बोलते हैं। उस समय मुझे नहीं पता था ये एक थेरेपी है। मैं ये आज भी करती हूँ। आज भी किसी बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाने से पहले मैं वो रिहर्सल मिरर के सामने करती हूँ। मैं ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत बेस्ट थेरेपी है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप मिरर के सामने आप रोज़ बोलोगे कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे से हो पाएगा, तो शायद वो बहुत जल्दी हो जाएगा। आपके ना आसपास ऐसा सब आपको अंदर से लगने लगता है कि मैं कर सकती हूँ। और मेरे साथ तो ये हुआ है। मैं ये 20-25 साल से कर रही हूँ और ये मैं रिलीजियसली करती हूँ, एवरी डे, लिटरली एवरी डे। कभी अब शायद थोड़ा मिस हो जाता है, बट जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तब एवरी डे मैं अपने आप से बात करती थी, क्योंकि मेरे आसपास कोई था ही नहीं ना जो मुझे बोले कि बेटा तुम अच्छा कर रही हो, आगे बढ़ो। वी ऑल नीड, एक तो कोई चाहिए ना जो आपको बोले कि
आप आगे बढ़ो, आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, गुड जॉब, कोई तो चाहिए ना। मेरी लाइफ में तो कोई नहीं था, तो अपना कॉन्फिडेंस खुद ही करना पड़ता है। तो वो दैट रियली वर्कड, वो आज भी है। चलो टचवुड आपको एक बहुत अच्छे हस्बैंड मिले, बट और आपकी लाइफ में कोई बताने वाला नहीं था, बट जब आपने उनको फाइनलाइज किया था, तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा रेड फ्लैग है क्या जो ऐसा देखना चाहिए लड़कियों को? हाँ, बहुत सारे। आई थिंक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, अगर आप एम्बिशियस हैं और अगर आपको मैन बोलता है कि नहीं नहीं क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है इज़ अ रेड फ्लैग। बिकॉज ज़रूरत नहीं होती है, एम्बिशन होता है ज़िंदगी में, एम होता है, हर चीज़ ज़रूरत के लिए नहीं हो रही होती है। अदरवाइज इतने सारे करोड़पति जो आज भी सुबह उठ के ऑफिस जा रहे हैं, अपनी कंपनीज को और बढ़ा रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है ना। सो इट इज़ नॉट ज़रूरत, इट इज़ अबाउट एम। राइट। सो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सेकंड जो होता है ना कि यार देख लेना, अभी घर वाले हैं, संभाल ले, दोनों संभाले, एक नहीं संभालेगा। संभालना जो है वो पता नहीं क्यों, बट ये सारा जो है वुमेन के सर पे डाल दिया गया है ना कि संभालना तुम्हारा काम है, क्या? दोनों संभालेंगे। सो ये दो वर्ड अगर आप सुने तो बिल्कुल पीछे हट जाएं, कहिए नमस्ते। तो ये गर्ल्स के लिए है कि ध्यान रख लेना, अगर आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, अगर आप एम्बिशियस हो तो। अगर आप एम्बिशियस हो, नहीं आप एम्बिशियस नहीं हो, बट इवन फॉर नॉन वर्किंग वुमेन ये एक जो सेकंड रेड फ्लैग है ना कि तुम संभाल लेना, घर वाले हैं देख ले, वो नहीं होना चाहिए। आपको लड़कों को अपने, इट्स हाई टाइम कि वो अपने घर वालों से बात करें कि नहीं मैं अपनी वाइफ का सपोर्ट करूंगा। तो आपके नेटवर्क में ऐसे कितने लोग हैं जो वुमेन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? आप क्या इंसिडेंट देखते हो? सी मैं देखो, मेजॉरिटी तो नहीं करते, नहीं करते हैं। मेजॉरिटी तो नहीं, बहुत कम परसेंटेज है जो करते हैं। चेंज हो रहा है बट बहुत स्लो है। ऐसा क्यों लगता है आपको चीनू जी? आप बताइए ना आपके थॉट प्रोसेस से कि यार मतलब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी क्यों है, वो वुमेन को क्यों नहीं आगे बढ़ना देना चाहती है? अपने इस पॉडकास्ट से अपन ये आज साबित करना चाहते हैं कि यार मतलब जो भी लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में भी अगर कोई वुमेन है, अगर वो थोड़ा सा भी कुछ करना चाहती है, तो उनको अगर आप सपोर्ट करोगे तो शायद चीनू जी जैसा बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 100%। सिर्फ सपोर्ट की कमी है, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, दोनों। कॉन्फिडेंस व्हेन आई से, देखो पैसा है राइट, बिजनेस करोगे, कुछ करने जाओगे, पैसा लगेगा राइट, तो वो पैसा लगाने का लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। तो वो ये 2 चीज़, और ओवरऑल एक कंडीशनिंग जो बदलनी है, जो ये है कि अगेन क्या ज़रूरत, ये क्या ज़रूरत है को बदलना पड़ेगा, तो ही वुमेन आगे आ पाएगी। अदरवाइज और ये जो एक पूरा हमारे आसपास जो ये बन गया है ना कि जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वुमेन की है, वो नहीं हो सकती है। दैट इज़ नॉट द राइट वे। और ऐसा क्यों बन गई है सोसाइटी। इसमें एक, अगर आप मुझसे पूछो कि हम क्या कर सकते हैं इसको बदलने के लिए, तो मैं ये अपने हर बार जब मैं लोगों को एड्रेस करती हूँ तब ये ज़रूर कहती हूँ कि ये हमारी एज विमेन, ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने ड्रीम्स को अपने हस्बैंड के ड्रीम से इक्वल, या भाई या फादर के ड्रीम से इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, yes, I finish this, after my husband goes, after all of that is done, I get some time, so I do some work. राइट? ये बहुत सुना है मैंने। क्यों? मेरे को लगता है खुद ही अंडर एस्टिमेट करते हैं शायद हाँ, ज़्यादा से ये ज़्यादा। मत करो आप। You say we both finish our household work, we both send our kid to school, we both do all of this, we both start our day together. दोनों हम साथ में दिन शुरू करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। एंड सबसे बड़ी बात फॉर विमेन इज कि आप अपने सपनों को ना थोड़ा और वेटेज देना शुरू करो, और अपने सपने, अपने ड्रीम्स के बारे में ये डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, जो आज नहीं है। हर डाइनिंग टेबल पर, और आज तो थैंक्स टू शार्क टैंक राइट, मैंने देखा है कि आजकल दादी नानियाँ मतलब इक्विटी की बातें कर रही हैं, बच्चे इक्विटी की बातें कर रहे हैं हाँ। राइट। तो अब तो और खुल गया ना,
अब तो और जब खुल गया है समाज, तो आप बात करिए अपने सपनों के बारे में, डाइनिंग टेबल पे बात करिए। और अगर कोई भी आपको बोलता है कि ज़रूरत नहीं है या क्यों करना है या एनीथिंग, तो उसे नहीं, मुझे करना है क्योंकि ये मेरी लाइफ है। हम वुमेन ने ना अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है एंड मैन आर एंजॉयिंग इट। ये तो डायलॉग हो गया गजब का। नहीं करनी है भाई, डेडिकेट नहीं करनी है। मुझे जीना है, तुम्हें भी जीना है, और हमें साथ में भी जीना। एब्सोल्युटली राइट। अब यार शार्क टैंक की बात करते थे, शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत बटरफ्लाइज हुए स्टमक में, बिकॉज नेशनल टेलीविजन पे आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए फॉर शार्क टैंक वॉज नेशनल टेलीविजन पे जाके बोलना कि मैं 7th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट हूँ। बहुत बड़ी चीज़ थी, बिकॉज एक बहुत लंबे समय तक मेरी ज़िंदगी में मैं लोगों से झूठ बोल रही थी। ये बहुत लोगों को मैंने नहीं बोला है, बट आपके पॉडकास्ट पे बोल रही हूँ कि बहुत लंबे समय तक लोगों को मैं बोलती थी कि मैं ग्रेजुएट हूँ। और ये हो गया था कि अगर कोई मुझसे पूछे कौन से कॉलेज से, तो मैंने, अच्छा एक आपकी एज होती है जब आपसे लोग आपसे कॉलेज का नाम पूछते हैं, अब नहीं पूछते हैं, इस एज में आगे नहीं पूछते हैं लोग, बट उस समय पूछते हैं। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने 4 जगहों के अच्छे कॉलेजेस के नाम याद कर लिए थे। मैं पहले लोगों से पूछती थी आप कहाँ से? अब बॉम्बे से। अच्छा बॉम्बे में कहाँ से? अंधेरी से। तो मुझे पता है मुझे उसको अंधेरी वाला कॉलेज का नाम नहीं बोलना है, तो मुझे उसको विरार वाले कॉलेज का नाम बोलना है। अच्छा आप बॉम्बे से, तो मुझे दिल्ली वाले कॉलेज का। तो ऐसे झूठ से मैं बहुत टाइम तक अपनी ज़िंदगी चला रही थी। बट जब मैंने, आई थिंक सच बोलने का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर सक्सेसफुल होके आया। थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि नहीं तो आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा है जो समाज ने बनाई है। और इसीलिए आज मैं इतना लाउड एंड क्लियर बोलती हूँ कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं था, नहीं मेरे पास एजुकेशन नहीं था, फैमिली नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई नॉलेज भी नहीं था, फिर भी मैंने धंधा बनाया। ये मैं आज बहुत लाउड बोलती हूँ, इसीलिए ताकि जो मैं सफ़र कर रही थी दिल में कि यार झूठ बोलना पड़ रहा है लोगों से कि कौन से कॉलेज में गए हो, अच्छा फैमिली है, सब झूठ, वो लोगों को नहीं करना पड़े। और ये जो समाज ने बना दी ना कि आप अच्छे कॉलेज से तो ही सक्सेसफुल होंगे, कौन बोल रहा है ये? क्यों बोल रहे हैं? अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप अपना दिल जान जिस भी सब्जेक्ट पे लगा देंगे और गिव अप नहीं करेंगे, सबसे ज़रूरी। आज मैं 25 साल से काम कर रही हूँ, 25 years। 25 years ऑफ वर्किंग, नो ब्रेक। शादी में 3 दिन की छुट्टी ली थी। तो वैसे जब आप काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। माइंडसेट कैसे लाए, मतलब इतना बड़ा मोटिवेशन लाइफ में लेके कैसे आए? ऑनेस्टली आई डोंट हैव आंसर। मेरे अंदर ये शायद इनबिल्ड है, बट शायद ये बहुत लो देखा है ना लाइफ में, तो पता है कि लोएस्ट लेवल क्या है। तो जब आप उस लेवल पे होते हैं ना, देखो लोअर बहुत लो होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, मुझे लगता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि, अब मैंने लोगों से सुना है कि बीइंग मिडिल क्लास इज एक्चुअली गुड, राइट। इट गिव्स यू मोटिवेशन। वो आपको सिखाता है कि यार तुम आगे बढ़ो, नहीं तो फिर क्या है, लग्जरी लाइफ है, सब कुछ मिल रहा है, तो कोई आगे नहीं बढ़ता है। किसी ने सही बात बोली है कि अगर मतलब आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको मिली भी ना, तो आप लाइफ में आगे कुछ कर नहीं पाओगे। बट अगर आप ज़मीन पे सोए हो तो फिर आपको चद्दर पे सोने का मज़ा आएगा, बेड पे सोने का मज़ा आएगा, एसी में सोने का मज़ा आएगा। आप शुरू में ही एसी में रहे हो तो उसकी बात है ही क्या। Couldn't agree more. So true, so true. और ये एक और चीज़ है इसमें, हाँ। कि इसमें ना आदमी गिव अप बहुत फास्ट करता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस जर्नी में, जो अगेन जो मेरे साथ मैंने रखा है, कि मैं ना अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं करती हूँ। हाँ। ये जो आपने बोला कि आप ज़मीन पे सोए हो, तो मैं जब ज़मीन पे सो रही थी तब मुझे एक टाइप की फीलिंग थी। फिर जब मैं चद्दर पे आई ना, तो मुझे लगता था कि यार मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर नहीं करा। ऑल्सो मेरी लाइफ इतनी एक्सट्रीम रही है कि मेरे पास कोई कंपैरिजन पॉइंट्स भी नहीं थे, राइट, जो मेरे फेवर में काम किया। तो मैं हर बात, जो मैंने आपको बोला कि मैं अगर 3 टाइम का खाना खा रही हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ, राइट, तो ऐसा कौन सोचता है? ऐसा नहीं सोचते। तो वो
अपने आप में सक्सेस बोलना, अपने आप को बोलना कि मैं सक्सेसफुल हूँ, अपने आप को ये देखना कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगर हम अपनी जर्नी लोगों से कंपेयर करनी बंद कर दें तो आई थिंक हम अपने आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि हम अपने आप से compete कर रहे होंगे, वो लोग नहीं करते हैं। और इतनी बड़ी स्ट्रगल भरी जिंदगी रही, फिर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गए और इतनी बड़ी वुमन एंटरप्रेन्योर से मिले, नमिता से मिले आप, एंड या गजल से, नो गजल गजल से से नहीं मिले, मिली मैं, गजल से मैं अलग से मिली हूँ, विनीता जी से भी मिले आप। विनीता से मिली हूँ। तो आपको कैसा लगा और कैसा इंस्पायरिंग मोमेंट था वो आपके? बहुत ही हार्ट टचिंग था, बिकॉज विनीता से मैं उससे पहले एक बार मिल चुकी थी एक इवेंट में, एंड आई जस्ट लव हर बिकॉज बिफोर मैंने अपनी, जैसे ही मैंने अपनी पिच ख़त्म करी, बिफोर मेरे से कोई भी शक, कोई भी सवाल पूछता, विनीता ने, शी स्पोक सो वेल अबाउट मी, शी सेड चीनू तुम मेरे लिए इंस्पिरेशन हो। एंड आई थिंक उनसे मैंने एक और चीज़ उस दिन सीखी कि नो मैटर आप किस चेयर पे बैठे हो, अगर आप अपने अगर आप नेशनल टेलीविजन पे किसी के बारे में बोल सकते हो कि आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो, मैं फ़ैन हूँ उनकी, उस लाइन ने मुझे अब उनका फ़ैन बना दिया। टू एक्नॉलेज ऑन नेशनल टेलीविजन, बिकॉज लोग ना अपने ही रुबाब में चल रहे होते हैं अदरवाइज कि मैं बड़ा हूँ, सो दैट वाज नाइस। वाह, आज तो आप एक इन्फ्लुएंसर बन चुके हो। आपको अंबानी जी की शादी में नहीं बुलाया गया? सबको बुलाया ना पैसे आई नो, देके, नहीं बुलाया गया यार। या आपने ठुकरा दिया नहीं बुलाया गया। है? बट मुझे ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मुझे लगता है कि अंबानी जी की जो शादी है वो उसने फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम किया। फैशन स्टाइल आप देखिए ना, इतना पैसा मार्केट में आया है ना, अगर वो बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ खर्च हुआ है तो उसमें से उतना पैसा मार्केट में आया है, 1 नंबर 2 पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है। लोग आज जो नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें अंबानी शादी की ही लुक्स चलने वाले हैं, तो फैशन के लिए तो उन्होंने बहुत बहुत काम कर लिया, वाह, चलो कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ। कुछ अच्छा भी हुआ है। आपको क्या लगता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ब्रांड्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हाउ, व्हाई, क्यों? बिकॉज रिलेटेबल है। सो बट मुझे ये भी लगता है कि हैवी वेट्स जो हैं, जो बहुत ही टॉप एंड इन्फ्लुएंसर्स है, उस पर आई विल नॉट कमेंट कि वो कितना काम करता है, बिकॉज उन इन्फ्लुएंसर्स को आप आज देख रहे हो, वो आज एक क्रीम लगा रही है, कल सुबह वो दूसरी क्रीम लगा रही है, परसों शाम को वो दूसरी क्रीम लगा रही होती है, तो वो नहीं समझ आती मुझे कहानी। एंड सेम गोज विद शूज और एनी अदर प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर। बट जो भी माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो बहुत रिलेटेबल, और नैनो तो अलग लेवल पे रिलेटेबल हो रहे हैं अब। सो माइक्रो इज़ वेयर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि लोग क्या रिलेटेबिलिटी देखते हैं, लोगों को नहीं देखना है वो बेस्ट कैमरा, लोगों को देखना है यार ये मेरे जैसी है, मेरी एज की है, कहीं ना कहीं मेरी तरह स्ट्रगल कर रही है, कॉलेज स्टूडेंट भी है, सो दैट इज रिलेटेबिलिटी। सो एंटरप्रेन्योरशिप में ना बहुत रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में। आपने ऑलरेडी बहुत रिस्क लिया हुआ है, बहुत स्ट्रगल थी लाइफ में। सो आपने जब आपका ब्रांड बना रहे थे तब आपने और कौन कौन से रिस्क लिए? तो हमें मॉल में दुकान खोली थी। सबसे पहली बात तो कि मॉल में जब आप जाके बात करते हो, अगर आप ब्रांड नहीं हो तो आपको मॉल जगह नहीं देता है। खैर आज तो इकोसिस्टम शायद थोड़ा बेटर हो गया है स्टार्टअप्स का, तो लोग एटलीस्ट मिल रहे हैं स्टार्टअप फाउंडर से। उस समय तो स्टार्टअप भी नहीं कहते थे ना हम कंपनी को, दुकान खोली है वाला कॉन्वर्सेशन, दुकान खोल ली है। दुकान ही खोली है, अब स्टार्टअप हो गया, अब थोड़ा फैंसी है। हाँ। तो तब जब मॉल जाके पहले तो मिलो तो कोई आपको जगह, मॉल कहता है आप ब्रांड बनोगे तो जगह मिलेगी। मेरा सवाल है कि आप जगह नहीं दोगे तो मैं ब्रांड कैसे बनूंगी, तो वो ये हो नहीं पाया, ये समझ नहीं आया मेरे को, बट ठीक है, अब सॉल्व है। तो मेरी पहली शॉप खुली, दैट वाज ओनली 36 स्क्वायर फीट, लिटरली जितना हमारा ये टेबल है, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, इतनी सी दुकान थी मेरी, खुद खड़ी होती थी मैं वहाँ पर, और वहाँ पर लोग आते थे, सेल वेल कंज्यूमर स्टडी कर रही थी मैं कि क्या लोगों को पसंद आता है एंड ऑल दैट। इसके बाद मुझे दुकान खोलनी थी फोरम मॉल में। फर्स्ट ऑफ ऑल फोरम मॉल में कोई मिलने को तैयार नहीं, क्योंकि आप ब्रांड नहीं हो तो हम आपसे मिलेंगे नहीं। बड़ा रिक्वेस्ट कर करके 6 महीने के फॉलोअप के बाद मॉल मैनेजर मेरे से मिलने के लिए एग्री हुआ। लकीली, क्योंकि मैंने उसको बोला कि देखिए आप एक बार आके मेरा स्टफ देख लीजिए, अब अगर आपको नहीं पसंद में आता है तो ठीक है, मैं आपको आगे से
कॉल नहीं करूँगी। ही सेड ठीक है, आए, पसंद आ गया, उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया ना। ये 6 महीने से जब मैं उनको फॉलो अप कर रही थी, मुझे तब भी पता था कि मॉल अगर आपको हाँ बोल देगा तो आपको 10 महीने का डिपॉजिट देना पड़ेगा। राइट 10 महीने की डिपॉजिट, एक तो मॉल के रेंट भी हाई होते हैं, 10 महीने का डिपॉजिट था नहीं। इन्होंने जब मुझे हाँ बोल दिया तब भी तो मैंने अच्छा 10 महीने का तो नहीं था, बट मैंने उसको 6 महीने के लिए कन्विंस कर लिया। 6 महीने के भी पैसे नहीं थे। आइडियली आपको कोई भी ये बोलेगा कि अगर आपके पास डिपॉजिट के पैसे नहीं है तो मॉल जाके दुकान की बात मत करो, बट रिस्क, मैंने जाके बात भी करी, कन्विंस भी करी, हाँ भी हो गया। मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जाकर मॉल में कहानी बोली, बोला कि आप, मेरा एक एफडी है वो मैच्योर हो रहा है, तो वो मैच्योर हो जाएगा, आई डोंट वांट टू ब्रेक इट, मैच्योर हो जाएगा तब मैं डिपॉजिट के पैसे दूंगी। लकीली आई थिंक गॉड वाज ऑन माय साइड, उन्होंने हाँ बोल दिया। वाह, हाँ बोल दिया। ना एफडी है, ना पैसे हैं, ना कुछ नहीं। ना दिस इज रिस्क टेकिंग, राइट? आप जाके दुकान खोलने की बात करो बट पैसे नहीं है। पैसे थे बट उतने थे जिससे दुकान खोल सकती है। डिपॉजिट की तो कैलकुलेशन ही नहीं करी थी, क्योंकि उतनी सोचा ही नहीं था शायद। फिर जब मैंने 1.5 महीना उसमें मैंने बहुत लेग वर्क किया। उसमें मैं रोज फोरम जाती थी सुबह 10 बजे, 10 से शाम के 9 बजे तक मैं वहीं बैठती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन क्या पहन रहा है, कौन किस शॉप में जा रहा है, लोगों के हाथ में कौन कौन सी थैलियां हैं जब वो बाहर जा रहे हैं, बिकॉज तब आपको शॉपिंग पैटर्न पता चलता है। तो मैंने इतनी रिसर्च की ना कि फोरम के कस्टमर के ऊपर, और जब मैंने लॉन्च किया, फर्स्ट डे ऑफ माई लॉन्च, मेरी 100 स्क्वायर फीट की जो मैं कहती हूँ दुकान, हमने डे 1,25,000 का सेल किया। ग्रेट। डे 1 ऑन लिटरली 110 स्क्वायर फीट। दैट्स बिकॉज मैंने, और उसके बाद हमारा जो कलेक्शन था वो इतना अच्छा चला कि मैंने वो जो डिपॉजिट के लिए जो झूठ बोला था वो मैंने इसी में से अर्न करके मॉल को पे किया। सो दैट इज रिस्क। कुछ भी हो सकता था, अगर मेरी दुकान नहीं चलती मुझे नहीं पता क्या होता, बट यू हैव टू, वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। फिर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, जो मैंने किया। जाके मॉल के साथ बाहर बैठी मैं रोज 6-8 घंटे 10 घंटे मॉल रोज जाके बैठना। वाह, इसे कहते हैं रिस्क टेकिंग। और टिफिन लेके जाती थी, बिकॉज रोज बाहर का खाना तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे उस समय, सो टिफिन लेके जाती थी मैं। तब आप पहला शॉप खोलना चाह रहे थे उस टाइम पे? तब ये मेरा एक्चुअल शॉप था। इससे पहले तो मेरा बहुत 36 स्क्वायर फीट का सिर्फ एक कियोस्क था। तो धीरे धीरे मतलब इतना बड़ा ब्रांड आपने फिर मतलब बाद में ऐसा क्या बूम आया कि वो ब्रांड एकदम थोड़ा बिग हो गया? सबसे बड़ी बात जो आई थिंक मेरे साथ काम कर रही है कि मैंने, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से काम करके यहाँ पहुंची हूँ ना, तो मुझे हर लेवल का बजट क्या होता है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये पता है कि इंडियन वुमेन को ना वैल्यू फॉर मनी चाहिए, क्योंकि मैं आज भी वैसी हूँ। मैं आज भी ज़्यादा सेल से सामान खरीदती हूँ, मैं आज भी सेल सेक्शन पहले देखती हूँ, मैं तब भी देखती थी, आज भी देखती हूँ। तो मुझे वो वैल्यू फॉर मनी जो एक वो माइंडसेट है मेरा, वो जब मैं ब्रांड में लेके आई, तो अब लोगों के लिए इट्स अ कस्टमर डिलाइट कि वो डिज़ाइन देखते हैं और कहते हैं अरे इतना अच्छा है, इतनी सुंदर क्वालिटी है एंड वैल्यू फॉर मनी है। दैट इज़ व्हाट वर्कड। हमने 2 साल के अंदर 5 शॉप्स खोली। दैट वाज आवर ग्रोथ। फिर उसके बाद 2 और, वी हैड टोटल 7 शॉप्स मिंत्रा ऑनलाइन जाने से पहले। तो कोई भी नया एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसको मतलब कोई प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करे वो? कि देखिए, एक ना ट्राइड एंड टेस्टेड, ये अगर आप अपने आसपास जितनी भी बड़ी कंपनियां देख लो और अगर आप उनके फाउंडर्स से बात करो तो आप समझोगे कि वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करे। नासा साइंटिस्ट नहीं है ये सारे, राइट। सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करे। अरे आपको खाना डिलीवर हो जाता है जोमेटो से, आपकी कैब आ जाती है ओला से, आपका ड्राई क्लीनिंग के लिए भी आज ऐप है, उस पर भी किसी कोई फाउंडर है जो मतलब ड्राई क्लीन हो जाती है चीज़ें। आपकी स्किन पे पिंपल है, आपको सिंपल प्रॉब्लम्स, राइट, वेरी सिंपल। आप आज एक बहुत काफ़ी लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं कि हेल्दी स्नैकिंग, वो भी एक सिंपल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हमारे घर में हम सबको देखिए, हम सब ने देखिए कि यार शाम को घर में समोसे आते हैं, राइट, हम सब ने देखी है, मगर हमने उसको नोटिस नहीं किया। सो एंटरप्रेन्योर के लिए डिफरेंस बिटवीन एक एंटरप्रेन्योर और एक नॉर्मल
जो भी लोग हैं उसमें ये है कि आप चीज़ों को देखते हो, नोटिस करते हो, फिर उसके बारे में सोचते हो, फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हो। एंड आपको अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो छोटी और सिंपल चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। आप अगर कोई जापानीज़ रेसिपी ला के सोच रहे हो कि मैं एक स्टार्टअप खोल लूँ और वो मेरी जापानीज़ रेसिपी यहाँ पे बिक जाएगी, तो नहीं बिकेगी भाई। अभी हम अंबानी जी की शादी की बात कर रहे थे, आपने बोला मार्केट बहुत बूम कर रहा है इससे, 1000 करोड़ का तो मतलब मार्केट ही बन गया है। थोड़ा और इंसाइट बताओगे उसके बारे में? सो देखिए, उनके जैसे उन्होंने ज्वेलरी में तो उन्होंने जिस टाइप की ज्वेलरी पहनी, तो ज्वेलरी में तो पूरा वो एक बूम आएगा और आ रहा है ऑलरेडी कि लोग लोग वैसी ही ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, हैवी पहनना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक सबसे बड़ा चेंज बताती हूँ कि पूरा जो इंडस्ट्री था, वो सारे जो सेलिब्रिटीज थे वो पेस्टल वेडिंग्स कर रहे थे, सब कुछ एकदम मिनिमल पेस्टल कर रहे थे। अंबानी जी ने बोला, मतलब फैमिली ने बोला, हम इंडियन कलर्स पहनेंगे, राइट? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाट ब्यूटीफुल कलर्स। पूरा वेडिंग का जो एक्चुअल जो फील था वो आया वहां पर। नाउ दैट ट्रेंड इज कम बैक। अदरवाइज हम सब सिर्फ पेस्टल वेडिंग कर रहे थे। तो ये जो ट्रेंड चेंज होगा ना, जो हो रहा है, वो अंबानी वेडिंग से हुआ है। और ज्वेलरी में है, अपैरल में है, हर चीज में है। एंड इवन डेकोर में, कि लोगों को उस टाइप का डेकोर चाहिए, उतना ही ग्रैंडर चाहिए। आई एम 100% श्योर कि जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो एटलीस्ट अंबानी वेडिंग देखने के बाद एक फंक्शन तो एक्स्ट्रा करेंगे। और खर्चा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। एक फंक्शन हाँ। कि 5 होते थे, चलो 6 करेंगे, 3 होते थे, चलो 4 करेंगे। तो चीनू जी, जीरो से लेकर आज कितना बड़ा बिजनेस बन गया आपका? शार्क टैंक पे 100 करोड़ की वैल्यूएशन थी, तो 100 करोड़ के तो बन ही गए। 100 करोड़ की वैल्यूएशन का बिजनेस। वो भी शार्क टैंक पे, जहाँ पे वैल्यूएशन ऐसी तोड़ी जाती है। तो बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करके, घर, एज आई सेड, सैलरी से पैसा बचाया और बिजनेस में डाला। तो जब आप मॉल गए थे स्टार्टिंग में, तब मॉल में मतलब कितना डिपॉजिट वो ले रहे थे, कितने लाख रुपए ले रहे थे, और वो ऐसा क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं कि यार ये ब्रांड को लेना चाहिए, इसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखो, मॉल जो है, मॉल बैठा है बिजनेस करने के लिए। आपका जो प्रोडक्ट है, क्या वो कस्टमर खरीद सकता है मॉल में? दैट इज व्हाट देयर थिंग। उनका उतना ही है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट, हर शॉप जो एक मॉल में होती है, हर शॉप एक कैटेगरी ऑफ कस्टमर को पुल करती है, और वो पुट टुगेदर वो मॉल चलता है, या वो ना उनका फुटफॉल्स बढ़ता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा होना चाहिए, वो सिर्फ वो देखते हैं। और इसीलिए जब उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू करी थी, मुझे याद है कि मुझे मॉल मैनेजर ने ये बोला था कि हम ज्वेलरी वालों को कियोस्क नहीं देते हैं, बिकॉज जंक ज्वेलरी लोअर कस्टमर लाती है, आप लोग अच्छा कस्टमर नहीं पुल करते हो। अच्छा, ऐसा बोला आपको? ये बोला गया था। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, सर हो सकता है, मगर आप मेरा प्रोडक्ट तो देखिए। वो नहीं, उसने नहीं देखा मेरा प्रोडक्ट। ही सेड, नहीं मैम, हम लोग नहीं देख, आप, हम ज्वेलरी को नहीं देंगे। वो तो 6 महीने बाद जब मैं उसको कन्विंस कर पाई कि आप आके देखिए, और तब वो थोड़ा मूवमेंट शुरू हुआ कि अच्छा हाँ बताओ और क्या है आपके पास, या क्या आप लाते, व्हाट कैन यू ब्रिंग ऑन द टेबल। और पहले साल कितना रेवेन्यू किया आपने वहाँ से? पहले साल हमने, याद नहीं मुझे, हम अबाउट लाख, अबाउट फर्स्ट ईयर हमने कुछ 15 लाख किया होगा। फर्स्ट ईयर। फर्स्ट और आपका डिपॉजिट कितना था? 5 लाख तो 5 लाख आपने आपकी सेल से ही दिया है? अपने सेल से, अदरवाइज तो था ही नहीं ना। और शार्क टैंक में आपने एक बात बोली थी कि आपके नाम से लोग ज्वेलरी सर्च करके खरीदते हैं, तो वो कैसे आपने बनाया? मतलब लोग कैसे बना सकते हैं? जो वुमेन एंटरप्रेन्योर देखेगी तो उनको, उनके लिए क्या आइडिया है कि यार वो अपना ब्रांड बिल्ड कर सके? से आपको ना अपने सब्जेक्ट की नॉलेज पूरी रखनी पड़ेगी, वो सबसे ज़रूरी होती है। हाफ बेक नहीं चलेगा, क्योंकि किसी ने कुछ बोला कि जो मैंने कहा कि आज मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन से शहर का आर्टिसन किस टाइप का काम करता है, क्या हाथ का काम होता है, क्या पिरोई होती है, हर एक मोती का प्राइस पता है मुझे। जब हम एक सेट बनाते हैं तो हर एक उसमें जो स्टोन लगे होते हैं, उस हर स्टोन का प्राइस पता है मुझे। तो उस लेवल का आपको काम करना पड़ेगा। जब भी आप अपना सब्जेक्ट अच्छे से जान लोगे,
एंड उसके बारे में जब आप बात करोगे वो आपके प्रोडक्ट में भी दिखेगा। सी ब्रांड बिल्डिंग ना बहुत स्लो प्रोसेस है, स्पेशली जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं। Correct. तो जैसे मुझे याद है, आज आई फील बैड अबाउट इट, बट जब हमने ब्रांड शुरू किया तो हम तो प्लास्टिक के डब्बे में माल बेच रहे थे। आज आप किसी एंटरप्रेन्योर से पूछोगे, नहीं फंडिंग चाहिए मेरे को, तो बेस्ट पैकेजिंग चाहिए। अरे पैकेजिंग तो तब आएगी ना जब पैसे होंगे। मेरे पास तो सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट था, सिर्फ, और कुछ नहीं था मेरे पास। प्रोडक्ट, हाई कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगी, जिद जो बचपन से है आज भी वही साथ दे रही है, जिद, और बस कुछ करना है, छोड़ना नहीं है, वो वाली जिद, यही। और वो प्रोडक्ट मैं प्लास्टिक के 3 रुपए के डब्बे में भेजती थी। नो ब्रांडिंग, नथिंग, एक स्टिकर था उस पर 25 पैसे का वो स्टिकर आता था, तो भी हमारा रिपीट रेट हाई था, क्योंकि कंज्यूमर को ना सब कुछ चाहिए। आई एम नॉट सेइंग पैकेजिंग नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो आप कुछ और मत करिए, अपने प्रोडक्ट पे सब कुछ लगा दीजिए। सो इंस्पायरिंग स्टोरी बताओ चीनू जी। मतलब मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको बहुत फॉलो करता था, मैंने आपको देखा था, और मैं सोचता था कि आप कहीं ना कहीं हम किसी न किसी माध्यम से हम बात करेंगे। सो ग्लैड। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको बताया था, बैक ऑफ द माइंड आप हमेशा मेरे थे, क्योंकि हम लिंक्डइन पे हाँ, कनेक्टेड है, हमारी टीम हैंडल करती है, वो देखती है, बट मैं देखता रहता था कि अच्छा आज लाइक हुआ है, कमेंट आया है, ठीक है, ऐसा हुआ है। तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, एंड आई एम वेरी सेम है। इंस्पायर्ड कि नहीं यार, जब आप कर सकते हो तो मैं भी कर पाऊंगा। एक लास्ट लाइन आपकी तरफ से फॉर वुमन एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहती है, और आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? मैं बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती हूँ इन जनरल। हर समय, हर महीने में एटलीस्ट 3 से 4 वुमेन एंटरप्रेन्योर को फ्री में कंसल्ट करती हूँ। ओनली अगर पहले 2 बार बात करने से मुझे लगे कि वो सीरियस है अपने काम को लेकर। ओके, किसी भी रेफरेंस से अगर कोई भी वुमेन एंटरप्रेन्योर मेरे पास आती है, एक तो मैं वो करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को थोड़ा सी सपोर्ट की ज़रूरत है, Right. जो मैं करती हूँ। एंड वन थिंग इफ आई वांट टू टेल देम इज डोंट गिव अप एंड डोंट लिसन टू दिस मैन हु टेल्स यू दैट इट्स ओके, ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट लिसन, कीप ऑन। हमें अपने ड्रीम्स को इक्वल, आई वुड से हायर वैल्यू देनी पड़ेगी। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। सो अभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सट्रीम इंसिडेंट हुआ है क्या कुछ रिसेंट सालों में? 4 साल पहले जब लगा कि लाइफ सेट हो गई, काम बढ़ गया, रोमांस वाज बिग, बट बूटस्ट्रैप, तब तक भी हम आज भी बूटस्ट्रैप्ड हैं। तो जब सब कुछ सेटल हो गया तब हमने नया ऑफिस लिया था, शिफ्ट किया था छोटे ऑफिस से 5000 स्क्वायर फीट पे। तो बहुत खुश थे हम कि यार इतना बड़ा ऑफिस, एक सपना होता है एक एंटरप्रेन्योर का ना, और मैंने तो लिटरली घर से शुरू किया था, तो बहुत अचीव, ऐसा लग रहा था बहुत अचीव कर लिया ज़िंदगी में। 5000 स्क्वायर फीट का ऑफिस, प्रॉपर सिस्टम, इंटीरियर्स, ऑल ऑफ दैट। हमारा पहला महीना था और हमारे ऑफिस में आग लग गई। सब कुछ, मतलब मैंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ बनाया था वो उस ऑफिस में लगा हुआ था। मेरा स्टॉक वहाँ पे था, सिस्टम्स थे, हमारा स्टूडियो है, हमारा कैमरास, हर चीज़, मतलब मेरी जो इतने साल की मेहनत थी वो उस ऑफिस में लगी थी, वो सब कुछ जल के राख हो गया। सुबह लकीली सुबह 6 बजे का टाइम था, सो नो कैजुअलिटी, ऑफिस में सब सेफ रहे, बट मेरा सब कुछ खत्म हो गया और मैंने खुद देखी वो आग। उस दिन ना, मतलब उस दिन मेरे अकाउंट में, मेरे और हस्बैंड के अकाउंट में मिलाकर 15,000 रुपये बचे थे, सिर्फ आज से 4 साल पहले। Oh my God. और अनफॉर्चुनेटली हमारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम था, तो हमें इंश्योरेंस भी हम क्लेम नहीं कर पाए, क्योंकि हम बस शिफ्ट हुए थे, 1 महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे, तो वो एड्रेस चेंज नहीं हुआ था, तो हम वो भी नहीं कर पाए। तो आई लॉस्ट एवरीथिंग दैट आई मेड। सो आग कैसे लग गया? कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो फायर शायद शायद रात को मिडनाइट लगी, वो धीरे धीरे बढ़ के सुबह 6 बजे, क्योंकि अगर दिन में होता तो उसी सेकंड शायद हम बंद कर लेते,
बट क्योंकि वो आधी रात को हुई तो वो बढ़ती गई, और क्योंकि वहाँ पे मेरा पैकेजिंग मटेरियल भी था, प्लास्टिक, फोम एंड ऑल दैट, वो एकदम ज़्यादा बढ़ गई फायर। वी लॉस्ट एवरीथिंग इन आवर लाइफ। और ये सिर्फ आज से 4 साल पहले की बात है। बट वो कॉन्फिडेंस जो मुझ में था कि आई वॉज ब्रोक, मतलब 6-8 घंटे तो समझ ही नहीं आया, सड़क पे खड़े थे, रो रही थी मैं कि यार सब कुछ फिर से लुट गया। और मैंने तो खुद बनाया था, मैं तो वेयर आई कम फ्रॉम, ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि इट वाज लाइक फिर से कैसे शुरू करूं। और एक लाइफ में एक लेवल पे पहुंचने के बाद शायद आप स्ट्रगल करने के लिए रेडी भी नहीं होते हैं ना, बिकॉज हमें बार बार नहीं हो लगता है, सकता। शायद हमें लगता है कि आप सेटल हो गए यार, अब यहाँ से ऊपर। जिंदगी मुझे पीछे लगी 15,000 रुपए पे। उस दिन किसी ने मुझसे कहा, बहुत अच्छी चीज कही थी, कि चीनू, जो तुम व्हाट यू वर बिल्डिंग वाज अ ब्रांड, व्हाट यू लॉस्ट इज ओनली स्टॉक्स, योर ब्रांड इज स्टिल देयर। जो मैंने शार्क टैंक पे कहा कि ऑलमोस्ट 16% लोग हमारा नाम सर्च करके मिंत्रा पे माल खरीदते हैं, या गूगल पे हमारा नाम सर्च करते हैं। वो ब्रांड बिल्डिंग जो मैंने की थी, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो ब्रांड बिल्डिंग की थी। ऑल आई हैड टू डू वाज गेट माई स्टॉक बैक। और उस दिन एक और चीज़, लाइफ में ना, अगर आप ऑनेस्ट हैं और अगर आपकी कोई वनरेबल सिचुएशन है, अगर आप सच में लोगों को बात कर लेना, लोग साथ देते हैं। तो मैंने अपने सारे वेंडर्स को फ़ोन किया, उनको वीडियोस भेजे, उनको बोला कि सर आपका जो माल था वो सब जल गया है, और आगे मुझे आपसे मटेरियल चाहिए। पुराना पैसा रुकेगा, नया भी लेट आएगा। मगर एक लाइन मैंने उनको बोली थी कि सर साथ दे दो, प्रॉमिस करती हूँ डबल करेंगे सेल। कोई एक्सेल शीट नहीं थी इस डबल करेंगे सेल की, कोई प्लान नहीं था इस डबल करेंगे सेल के, सिर्फ वो कन्विक्शन और वो दिल से जो आवाज़ आई कि डबल करेंगे सेल। 1.5 महीने में, फ्रॉम दैट डे ऑफ फायर, 1 महीना तो हमें माल लाने में लगा, मटेरियल आया, वो सब फिर से हमने काम शुरू किया। उसके 1.5 महीने में हमने एक्चुअली सेल डबल कर। वाओ, ग्रेट इंसिडेंट। सो लाइफ कैन बी वेरी ट्रिकी। लाइफ आपको ना ऐसे ऊंचा ले जाके भी नीचे गिरा सकती है। तो कोई प्रिकॉशंस ले सकते हैं क्या? हाँ, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो जो मैंने मिस कर दिए थे। अब तो हर एक फोन इंश्योर्ड है। हाँ। कोई और स्टोरी याद आ रही है क्या आपको ऐसी, कोई और सॉलिड? यही याद आ रही थी बहुत। दिस वाज वेरी टफ, दिस वाज वेरी टफ टाइम, एंड हैव टू टेल यू, इन दिस डे आई गो बैक होम, माय डॉटर, उसको पता चला कि मम्मा फायर हो गई। माय डॉटर कम्स रनिंग, पापा ये मम्मा ऑफिस गॉट फायर, अब मम्मा ऑफिस नहीं जाएगी। वो आंसू नहीं रुके मेरे कि एक देखो बच्चे की क्या प्रायोरिटी है। बच्चा सिर्फ ये सोच रहा है कि मम्मा अब ऑफिस नहीं जाएगी। सो इट्स वेरी डिफरेंट लाइफ इज, एंड फॉर वुमेन तो इट्स वेरी टफ। हमें जो वो बैलेंस करना पड़ता है ना, वो बहुत टफ होता है। जैसे आई टेल यू, आज मैं लाइक दिस माय फर्स्ट पॉडकास्ट। व्हाई आज तक मैंने पॉडकास्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज सारे इनवाइट्स जो हैं वो बॉम्बे, दिल्ली, अलग अलग जगह से आते हैं, एंड मेरे लिए लीविंग माई डॉटर फॉर 1 full day फॉर अ पॉडकास्ट, मतलब वो नहीं हो रहा था कि यार इतना टाइम घर से नहीं निकल, मतलब काम भी है, कंपनी भी चलानी है, नहीं निकाल पाएंगे। तो वो फ़र्क है जो मेल्स के लिए बहुत ईजी है। आपसे कोई नहीं पूछता आप 5 दिन के लिए चले जाओ, बच्चे भी नहीं पूछते हैं, वाइफ तो नहीं पूछती है, बच्चे भी नहीं पूछते हैं। बट विद वुमेन व्हाट हैपेंस, इवन इफ द हस्बैंड इज सपोर्टिव, बच्चे पूछेंगे कि मम्मा व्हाट टाइम आर यू कमिंग होम, व्हेन आर यू कमिंग होम। यू आर एब्सोल्युटली राइट। So that is very tricky. Another thing for women, very, very important, which I have done. When Anna was very small, she was only 3-year-old. उसको कुछ नहीं पता बिजनेस लाइफ, ऑब्वियसली 3-4 साल की है वो। मैं तब से उससे ये बात कर रही हूँ कि आना, मम्मा इज बिल्डिंग हर ड्रीम, मम्मा इज बिल्डिंग रोमांस, मम्मा इज वर्किंग ऑन हर ड्रीम,
ये मैंने उससे इतनी बात करी है ना कि अब कभी कभी होता है कि ऑन अ डाइनिंग टेबल द कॉन्वर्सेशन इज, जैसे मुझे ही कोई बोल देता है कि यार यू डोंट स्पेंड इनफ टाइम, अपनी बेटी के साथ तुम टाइम ही नहीं स्पेंड करती हो। मुझे नहीं जवाब देना पड़ता, मेरी बेटी जवाब देती है, कहती है कि नानी, मम्मा अपना मम्मा रोमांस बनाएगी या मेरे साथ बैठेगी? मम्मा अपना ड्रीम कंपनी बना रही है और मुझे मम्मा को साथ देना है। सो अपने बच्चों से अगर हम ये बात करें कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ योर ड्रीम, आई थिंक वो अगर सपोर्ट मिल जाए ना तो गिल्ट तो रहेगा पर थोड़ा कम हो जाएगा। लाइफ में मेरे को एक ही चीज़ समझ में आती है, कुछ भी करना हो लाइफ में, किसी को भी, मैन वुमेन जेंडर वाइज नहीं जाते अपन, बट किसी को भी कुछ भी करना हो, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक को, सिर्फ उसको वो एक बात सुननी होती है कि यार आई एम विथ यू, आई एम सपोर्टिंग यू। ट्रू। पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई बोल दे कि यार भाई मैं तेरे साथ हूँ, बहन मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दे दूंगा। हाँ, सो ट्रू। जो मुझे मिला, आई वॉज वेरी वेरी लकी कि मुझे वो सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरे को मना करने के 100 वैलिड रीजंस थे। राइट। कोई भी मुझे बोल सकता था ना कि चीनू क्यों, जब नहीं है एक्सपीरियंस, जब नहीं हो पढ़ी लिखी, जब नहीं आता है तो क्यों लगा रही हो, रहो ना आराम से। नहीं बोला, सो दैट्स अ गुड थिंग। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो, एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ग्लैड इट वेंट वेल, आई होप इट वेंट वेल। यू वर नहीं मतलब इट्स ए लर्निंग, मतलब देखो होता क्या है सीनू जी कि ना, वैल्यूबल कंटेंट जब हम बनाते हैं, जब बहुत गहरी बात कर देते हैं और बहुत अच्छा बात करते हैं, तब लोग उसको इतना वैल्यू नहीं देते हैं। दैट इज ट्रू। अभी हम अंबानी की शादी की बात करेंगे ना, तो लोग उसको बहुत दिलचस्पी से सुनेंगे। कि मुझे इनवाइट आया था, मैंने गई नहीं, आई नो तापसी पन्नू इज टेलिंग दिस टू एवरीवन, आई नो लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आर टेलिंग दिस। तो वैल्यूबल कंटेंट बहुत ही कम लोगों के लिए होता है, कि ऐसा नहीं कि वायरल चला जाए, बट वो जो लोग सीखते हैं उससे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। कि यार अगर 100 लोगों ने भी ये सीख के बोला कि यार मतलब हम वी आर इंस्पायर्ड, तो दैट इज़ ए सक्सेस फॉर अस। हाँ फॉर श्योर। कि नहीं यार ये हमने कुछ बनाया है किसी के लिए, देन दे इंस्पायर्ड कि यार एक वुमेन ऐसा कर सकती है, तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। सो इसलिए हमने ये शो बनाया है और इसलिए हमने आपको बुलाया है, क्योंकि बिकॉज आपकी लाइफ की जर्नी बहुत स्ट्रगल भरी रही, आपने बहुत मेहनत करी और 100 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी बना दी। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक्चुअल आप यहाँ तक पहुँचे, एंड मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, आप बहुत अच्छा ब्रांड बनाए, बहुत सुपर आगे तक जाए, आई होप और हमको भी लेके जाए। हाँ बिल्कुल।